नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी कक्षा में, जहां पर हम संधि को समझ रहे हैं और बहुत ही बढ़िया ढंग से जानने का समझने का प्रयास कर रहे हैं। आपका स्वागत है, आपका वंदन है, आपका अभिनंदन है। और क्या हाल है तेरे रहने वालों? मौज आ रही है? नहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ बोल जय बाबा की। गुड मॉर्निंग गाइस, सभी को सुप्रभात। मेरे को तो बढ़िया लगता है, मैं बार बार बोलता हूँ क्या हाल है ताई वाले जी। परमजीत आ गए हैं, गौरव, प्रिया, बहुत बढ़िया बच्चे, आओ, स्वागत है आप सभी का। और आज हम शुरू करने वाले हैं गुण संधि को। क्या हाल है लागदार? बढ़िया भाई लागदार। बढ़िया हूँ, तुम बताओ। है ना, मैं बहुत उत्सुक हूँ आप लोगों से मिलने के लिए, बहुत ज्यादा। बस आपका सीईटी का रिजल्ट आ जाए, फिर मैं बोलता हूँ संदीप सर को एक मीटअप रखने के लिए, और श्री अंकित सर को बोलता हूँ मैं एक बार, फिर आएंगे भाई साहब, तफरी मचेगी, पूरे हरियाणा में धुआं उठेगा फिर। हाँ कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ कल की पीडीएफ के बारे में। जी, आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हम लोग संधि को समझ रहे हैं और बहुत बढ़िया ढंग से आपको संधि समझ में भी आ रही है, ये बात मुझे पता लग रही है। आज संधि के अंतर्गत हम लोग क्या समझेंगे? हम संधि के अंतर्गत कौन सी संधि को समझ रहे हैं? हम संधि के अंतर्गत स्वर संधि को समझ रहे हैं। किसको? संधि के अंतर्गत हम लोग स्वर संधि को समझ रहे हैं। और स्वर संधि के क्या मायने हैं? स्वर संधि के क्या मायने? तो सिंपल सा रूल है, स्वर के बाद स्वर। ठीक है, स्वर संधि का क्या नियम है? स्वर संधि का नियम है कि भाई स्वर के बाद आपका स्वर आ जाए। क्या आ जाए? स्वर के बाद आपका स्वर आ जाए, उसी को स्वर संधि आपका कहा जाता है। तो अभी तक हमने एक चीज को देखा था, एक चीज को समझा था कि यदि क्या हो जाए, यदि आपके सवर्ण स्वर एक साथ आ जाएं, एक ही जात बिरादरी वाले स्वर एक साथ आ जाएं, तो वो क्या हो जाते हैं? वो मिलकर के आपके दीर्घ हो जाते हैं। ये स्थिति अभी तक की बन रही थी। अभी आपको मैं एक बात बताऊं, जो संस्कृत होती है, संस्कृत में री का भी होता है, री और री मिलकर के री री हो जाता है, बड़ा री हो जाता है, बट वो हिंदी में प्रचलित नहीं है, वो केवल और केवल संस्कृत में है। पहली ब्रांच मैं ले लूंगा सर। नहीं, हम ब्रांच थोड़ी खोल रहे हैं, जींद भी आना है गुरुदेव भाई। देखो एक जगह होगा, अब वो मतलब टाइम टू टाइम डिसाइड किया जा सकता है आने वाले कुछ समय में कि फिर कहाँ पर रखना है हरियाणा में। बट ऐसी जगह रखी जाएगी, ऐसी जगह मीटअप रखा जाएगा जहाँ पे सब लोग आ सकते हो, पूरे हरियाणा से लोग आ सकते हो, और मौज करी जाएगी, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्थिति है। अब हमने दूसरी स्थिति क्या समझी थी कि हमारे क्या थे, हमारे स्वर क्या थे? ये स्वर जो है, ये स्वर हमारे थे आपका ए, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, आए, ओ और औ। ठीक है, ओ और औ, ये इस संदर्भ में चीजें हमारी आ रही हैं, इस संदर्भ में चीजें हमारी आ रही हैं। तो अभी तक हमने यहां पर ही देख लिया, फिर मैंने ये बताना शुरू किया था आपको कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई ए या आ के बाद में भिन्न स्वर आने शुरू हो जाएं, इन दोनों के साथ में,
ये दोनों आ जाएं, ऐसा भी तो हो सकता है। इन दोनों के साथ में ये या ये आ जाए, ये भी हो सकता है। और इन दोनों के साथ में ये आ जाए। तो ए या आ के बाद में क्या आ जाए आपका, अब स्थिति है ए आ के बाद में हम अब अलग अलग स्वरों को जोड़ते हुए चले जाएंगे। ये हमने स्थिति को समझा था। ये बात समझी थी कि नहीं समझी थी, बताओ। तो इसमें बात आई थी कि ए आ के बाद यदि क्या आ जाए, ई या ई आ जाए, साथ में ऊ या ऊ आ जाए, या भाई री आ जाए, तो तीनों ये मिलकर के क्या बना देते हैं, ये मिलकर के क्या बना देते हैं, ए आ मिलकर बने ए ओ अर। क्या, ए ओ अर, ये याद रखना है। अर में, र में हलंत है। ये वाली संधि हमको पढ़नी है। और ये वाली संधि में हमने क्या बोला था कि इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका गुण संधि। क्या नाम है इसका, गुण संधि इसका नाम है। क्या नाम है, गुण संधि नाम है। दीर्घ संधि में क्या हो रहा था, दोनों के दोनों मिलकर के दीर्घ में ही बदल जा रहे थे। अब ये बात है, ए आ के बाद यदि ई या ई आए, ऊ या ऊ आए, या री आए, तो ई के केस में ए आ मिलकर के ए बन जाते हैं, ऊ के केस में ए आ ओ बन जाते हैं मिलकर के, और री के केस में अर बन जाते हैं। तो अब मेरे साथ में आप चीजों को लिखिए और मेरे साथ चीजों को जानने का प्रयास करिए। यहां पर लिखते हैं हम गुण संधि, और कोई लंबी चौड़ी परिभाषाएं नहीं, बस सिर्फ कॉन्सेप्ट और चीजों को समझना है। गुण संधि में, गुण संधि में क्या याद रखना है प्यारे, गुण संधि में याद रखना है बस एक पॉइंट, ए आ मिलकर बने ए ओ अर। बस ये एक लाइन याद रख लो, ए आ है ना, ये हमने लिखा यहां पर, ए आ मिलकर बने, है ना, ए आ मिलकर बने, ए आ मिलकर बने, क्या बने, ए बने, ओ बने, और अर बन गए, ए ओ अर। बस मैं इतना ही बताता हूं, इसमें फालतू कुछ चक्कर में नहीं पड़ना है। हाँ, संदीप श्रीवास्तव तो हिसार में बुलाएंगे, नहीं हम बात करेंगे उनसे, ऐसा पक्का याराना है हमारा उनका। हाँ, अगर वो कुछ कहेंगे कि भाई इधर होना है, वहां होना है, यहाँ होना है, देखेंगे, मतलब जैसी सुविधा होगी, जहां आपको ज्यादा ज्यादा सुविधा दे सकते होंगे हम लोग, वहां पर आपको बुलाएंगे, ऐसे थोड़ी बुला देंगे। तो भाई आ जाइयो भाई, वहाँ आ जाइयो भाई, कैथल में आ जाओ या वहां आ जाओ, और हम वहां पे जो व्यवस्था ही ना जुटा पाए तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इसने बोला है ए आ मिलकर बने, तो ए आ यदि ई या ई के साथ मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे, वो ए बन जाएंगे, ध्यान रखना है। यदि वो किसके साथ मिलेंगे, यदि वो ऊ या ऊ के साथ मिलेंगे तो वो ओ बन जाएंगे, और यदि वो किसके साथ मिलेंगे, री के साथ मिलेंगे तो आपके क्या बन जाएंगे, अर बन जाएंगे। दैट्स ऑल, यही नियम है। एक बार मुझे बताओ कि यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही कि नहीं। हाँ हाँ, ऊ वाला नहीं हुआ है क्या अभी तक, अच्छा ऊ वाला नहीं हो पाया क्या अभी तक, मुझे बताना एक बार, ऊ नहीं हो पाया क्या अभी तक। हाँ, बताओ, ऊ वाला नहीं हुआ है क्या सिद्धांत हमारा, दीर्घ संधि में ऊ वाला सिद्धांत नहीं हुआ है क्या हमारा। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो करते हैं उसको, है ना, उसको करते हैं, उसको करते हैं, उसको करते हैं, ये इसको यहीं से शुरू कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। माफी चाहता हूं, मुझे लगा कि वो हो गया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो दीर्घ संधि के अंतर्गत ही, दीर्घ संधि के अंतर्गत ही, दीर्घ संधि के अंतर्गत ही क्या चीज है हमारा, ऊ या ऊ वाला सिद्धांत, ऊ या ऊ वाला। तो ये कितनी कंडीशन आपके साथ में बन सकती है, दीर्घ संधि का याद रखना है, अकह सवर्णे दीर्घः, अकह सवर्णे दीर्घः, अकह सवर्णे दीर्घः। तो बताना चाहिए ना आप लोगों को कि नहीं हुआ है, ऊ का नहीं हुआ है, तो अब हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ऊ और ऊ साथ में कितनी कंडीशन में आ सकते हैं, उसको आपको ध्यान रखना है, उसको आपको समझ लेना है। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। तो यहां पर चार कंडीशन हमारी आ सकती हैं कि पहले तो ऊ के साथ में ऊ आ जाए, दूसरी कंडीशन है आपकी कि ऊ के साथ में आपका बड़ा ऊ आ जाए, तीसरी कंडीशन है आपकी कि ऊ के साथ में आपका ऊ आ जाए, और चौथी कंडीशन है ऊ के साथ में ऊ आ जाए।
तो कोई सी भी कंडीशन हो, अगर सवर्ण स्वर हैं, एक समान स्वर हैं, तो वो किस में बदल जाते हैं बेटे? वो हमारे दीर्घ में ही बदल जाते हैं, दीर्घ स्वर में ही आपके बदल जाते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो ये वाली 4 कंडीशन है, हर उसमें 4 कंडीशन बन रही है। हाँ हाँ, अंकित शर्मा जी बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं उसी को। क्या है ना कि बुढ़ापा आ गया है, 75-80 वर्ष की अवस्था हो गई है, तो अब उतनी चीजें याद नहीं रहती जैसी जवानी में याद रहा करती थी। तो आप लोग याद दिला देते हो तो बड़ा अच्छा रहता है, कोई दिक्कत, कोई समस्या रहती नहीं है जी। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसा कई बार हो जाता है और मैं इसको ठीक करने का प्रयास करता हूँ, आप चिंता मत करो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, जैसे जैसे उदाहरणों को समझना शुरू करते हैं हम लोग और जानना शुरू करते हैं, सबसे पहले आप बोलोगे सर इसके उदाहरण दो हमको, ये वाली बात बताओ ये कितनी सही है। क्या पता आप झूठ बोल रहे हो, तो मैं बोलता हूँ भाई मैं देखो झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ, उदाहरण से आपको स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, आप अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ भानु, और जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया उदय, भानु और उदय शब्द मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से देखने का प्रयास करो, क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर भानु लिखा हुआ है, तो न है, और न के साथ मात्रा किसकी है? छोटे ऊ की है। सामने से फिर से क्या है? सामने से फिर से छोटा ऊ ही है, तो ऊ के साथ ऊ आने से क्या हो जाएगा? अकह सवर्णे दीर्घ, बड़ा ऊ यहाँ पर बन जाएगा, बड़ा ऊ यहाँ पर बन जाएगा। और ये न इसके साथ में आ जाएगा, कहेगा भाई साथ ले लो, ये कहेगा ठीक है भानु। तो यहाँ पर क्या बना? भा, सारा खेल बन करके नू, और यहाँ पर द, और यहाँ पर य, तो शब्द क्या बना बेटे? भानुदय शब्द बन गया। क्या बन गया? भानुदय शब्द निर्मित हो गया है, भानुदय शब्द निर्मित हो गया है। हाँ, नहीं ये सच्ची बात है ना, बुढ़ापा आ गया है, 75-80 वर्ष की अवस्था हो गई है। तुमको यकीन नहीं होता, आधार कार्ड दिखाऊं अपना मैं? हाँ, हकीकत, सच मानो इस बात को। हाँ, ठीक है, अगला एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देखो इसमें, अच्छा अच्छा लगेगा आपको एग्जाम्पल को देख करके। जैसे हमने लिखा कटु धन उक्ति, कटु धन उक्ति, ये बनाओ, आप ये बनाओ कटु धन उक्ति। आप बनाओ गुरु धन उपदेश, गुरु धन उपदेश बनाना, इनको जरा एक बार देखो। हाँ बहुत बढ़िया, भानुदय, हाँ भानुदय, देखो ध्यान से। तो कटुधन उक्ति, तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो क्या लिखा हुआ है? ट लिखा हुआ है, ट के साथ में ऊ लगा हुआ है। अगेन यहाँ पे देखो आपका ऊ लगा हुआ है, तो ऊ के बाद हमारा ऊ आ रहा है, ऊ के बाद हमारा ऊ आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ये दीर्घ ऊ हो जाएगा। ट जो है ये इसके साथ मिलकर के टू बन जाएगा। यहाँ पर क्या बचा? क, फिर यहाँ पर टू, और यहाँ पर ती, तो शब्द बन जाएगा कटुक्ति। क्या बन जाएगा? कटुक्ति शब्द निर्मित हो जाएगा। क्या बन जाएगा? कटुक्ति शब्द निर्मित हो जाएगा। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। हाँ, सलोनी ने सबसे पहले लिखा है, फिर सोनिया ने, देन अंकुश ने लिखा है, नहीं उससे पहले विजय ने लिख दिया है कटुक्ति। बहुत बढ़िया। और उसके बाद यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है गुरु धन उपदेश। तो आप हमेशा ध्यान रखना, आप हमेशा ध्यान रखना, र के साथ में पता नहीं लग पाता कि छोटा ऊ कौन सा है। अगर सीधे ही पूंछ निकली हुई है तो मानना कि छोटा ऊ है, ठीक है। अगर सीधे ही पूंछ निकली हुई है तो मानना कि छोटा ऊ है। और अगर ऐसे डंडा लगा करके ऐसे बना हुआ है, या अगर क्या हो रहा है कि ऐसे गुंडी सी बनी हुई है ये वाला, तो आपको मानना है कि वहां पर बड़ा ऊ है। ये ध्यान रखने वाली बात है। गुंडी स्पष्ट दिखाई देवे तो बड़ा ऊ है, गुंडी ना दिखाई देवे, ऐसे पूंछ लगी हुई दिखाई देवे, तो मान लेना है क्या कि वहां पर छोटा ऊ है। तो गुरु, गुरु बोलने से पता लग रहा है गुरु। तो गुरु में देखो क्या है, यहां पर र है और र के साथ में हमारा ऊ लगा हुआ है। उसके बाद अगेन आपका सामने से आप देख सकते हो आपका ऊ छुपा हुआ है। इस तरह से आप देख पाएंगे कि ऊ के बाद ऊ आने से अकह सवर्ण दीर्घ, ये आपका ऊ हो जाएगा। और र जो है आप देखो, र जो है वो इसके साथ मिलकर के फिर रू बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रू बन जाएगा, रू। तो यहां पर क्या बचा? गु रूपदेश, गुरुपदेश। क्या बन जाएगा?
गुरुपदेश शब्द निर्मित हो जाएगा, है ना, गुरुपदेश शब्द निर्मित हो जाएगा, गुरुपदेश। बहुत बढ़िया, गुरुपदेश, बिल्कुल सही लिखा है। घुंडी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। किस किस को पता था कि छोटे ऊ की और बड़े ऊ की पहचान इसमें ऐसे हो जाती है। कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं, बट उनको वन लाइनर सेंस में हम लोग लेंगे। जैसे एक हमने लिखा सुधन उक्ति, जैसे हमने लिखा सुधन उक्ति, जैसे हम लिखना चाहें सुधन उक्ति, हमने लिख लिया। हाँ, अच्छा ठीक है शुभम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया, सब, अरे मौज आ जाएगी, चिंता मत करो, तो हरियाणा में धुआं उठ जाएगा, चिंता मत करो इसमें। मधुधन उत्सव, मधुधन उत्सव, तुम रिजल्ट लेके आओ, बाकी टेंशन अपनी है। मधुधन उत्सव, उसके बाद मंजू धन उषा, मंजू धन उषा, ये एक शब्द है मंजू धन उषा। इनको बताने का प्रयास करो आप, क्या बन जाएगा। हाँ, धाकड़ बैच में बताया था, हाँ होएगा, वो होएगा, मीटअप रखेंगे हम लोग जरूर। बताओ, आंसर करो। बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हो, स्पष्ट रूप से समझ सकते हो। यहाँ पर क्या है, ये ऊ है, यहाँ पर भी ऊ है, दोनों मिल जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर स था, खाली रह गया था, ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, दोनों मिलकर के बड़ा ऊ बना सू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ती, सूक्ति शब्द बन जाएगा। मधु, मधु के साथ में यहाँ पर उत्सव हो जाएगा, ये ऊ और ये ऊ मिलकर के क्या बन जाएगा, मधु बन जाएगा, मधुत्सव, क्या बन जाएगा, मधुत्सव शब्द बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मधुत्सव। और मंजू किसको कहते हैं, किसको पता है मंजू का अर्थ क्या होता है। हाँ, मंजू का अर्थ क्या होता है, मंजू का अर्थ क्या होता है, मंजू का, मंजू का अर्थ किसी को पता है, तुम में से बता सकता है कोई। हाँ, मधुपदेश, हाँ मधु, मधुपदेश, हाँ बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी। मंजू का अर्थ किसी को पता है, तुम में से बहुत सारे बच्चों का, लड़कियों का नाम होता है मंजू, ई मंजू, मंजू, ये तो होता है मंजू, मंजू का अर्थ होता है सुंदर। मंजू किसको कहते हैं, सुंदर को मंजू कहा जाता है, सुंदर को। और उषा क्या होता है, भोर, जो भोर होती है। तो मंजूषा शब्द क्या बनेगा, यहाँ पर देखो क्या है, ऊ है, ऊ है, तो मंजूषा शब्द बनेगा, क्या बनेगा, मंजूषा शब्द बनेगा। एक एडिशनल जानकारी दे देता हूं मंजूषा के संदर्भ में। एक ग्रंथ है जिसका नाम है काव्य मंजूषा, क्या है, एक ग्रंथ है जिसका नाम है काव्य मंजूषा। और हिंदी साहित्य में सबसे प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती पत्रिका, है ना, सरस्वती पत्रिका के संपादक, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन रहे हैं, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन रहे हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से लेकर 1920 तक रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आ जाता है। इनकी रचना है काव्य मंजूषा, ध्यान रखना है, यानी काव्य की सुंदर सुबह, काव्य की सुंदर सुबह, ये इनकी रचना है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना चाहिए। मंजू, हाँ, हाँ लड़कों का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हमारी माता मौसी का नाम है मंजू, बहुत बढ़िया बात है, चलो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, हाँ मौसी को पता क्या कहते हैं, मौसी जो शब्द है वो तद्भव शब्द है, और मौसी के लिए जो तत्सम शब्द है वो मातृश्वसा है, मातृश्वसा, मतलब कि माता की जो सांस है, जिसे बात बताए बिना माता की सांस नहीं चलती। हे बुब्बू मंजू, तुझे मैं बताऊं, आज हमारे घर तो यू होया था ना, तेरा जीजा जो है ने बहुत कद्दू कट था, तो मैंने कह दे भाई आराम तो रह ले, नहीं तो अपने बाबू ने बुलाऊं, मैं पापा ना बेबे ने बुलाऊं अपनी। तो ऊ या ऊ, उसके बाद क्या आ जाता है, हमारी दूसरी कंडीशन आ जाती है कि यदि क्या आ जाए, यदि ऊ के बाद बड़ा ऊ आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अकह सवर्णे दीर्घ, वही स्थिति वहां पर बनती हुई दिखाई देगी, वही स्थिति वहां पर बनती हुई दिखाई देगी। तो आप बोलोगे मास्टर जी इसका भी बताओ, इसके कुछ एग्जाम्पल्स बताओ, तो बिल्कुल इसके एग्जाम्पल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे।
एग्जाम्पल बताने के लिए बैठे हैं। जैसे आप यहां पर लिखना चाहो लघु धन ऊर्मी, लघु धन ऊर्मी, लघु धन ऊर्मी, लघु धन ऊर्मी। जो ऊर्मी शब्द होता है इसका मतलब होता है लहर। ऊर्मी जो शब्द रहता है आपका, इसका अर्थ रहता है लहर, इसका अर्थ होता है तरंग, इसका तरंग, इसका अर्थ होता है तरंग, इसका अर्थ होता है वीची, और इसका अर्थ होता है हिलोर, है ना। ये सब नाम होते हैं किसके? ऊर्मी के, ये ध्यान रखना है। तो लघु धन ऊर्मी क्या चीज है? लघु धन ऊर्मी। तो लघु में देखो क्या है, लघु में यहां पर ये घ है और घ के साथ में ऊ लगा हुआ है। सामने आप देखो, सामने क्या है? सामने ये बड़े ऊ की मात्रा आपकी यहां पर आ रही है। तो ऊ के बाद हमारा ऊ आ रहा है, तो कंडीशन हमारी वही बन रही है, अका सवर्ण दीर्घ, ये ऊ हो जाएगा। और ये घ इस ऊ के साथ जब मिल जाएगा, ये घ जब इस ऊ के साथ मिल जाएगा तो फिर से क्या बन जाएगा? घू बन जाएगा। यहाँ पर क्या है? ये ल है, यहाँ पर ये घू है, और ये आपका मी है। तो शब्द बन जाएगा लघूर्मी। क्या बन जाएगा? लघूर्मी शब्द निर्मित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लघूर्मी शब्द निर्मित हो जाएगा। बहुत बढ़िया। वॉइस नहीं आ रही है, एक मिनट रुक जाओ, जस्ट अ मिनट। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अभी देखो आवाज ठीक हो गई होगी, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ हाँ, एक एग्जाम्पल इसमें और लो, ज्यादा एग्जाम्पल्स इनमें है नहीं। हाँ, जैसे हमने यहाँ पर लिखा लघूर्मी, उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर सिंधु धन ऊर्मी। सिंधु मतलब आपका क्या हो जाएगा? सिंधु मतलब आपका समुद्र हो जाएगा, और ऊर्मी मतलब लहर। तो आप यहां पर देखो क्या होगा, होगा ये ध है, ध के साथ में हमारा ऊ लगा हुआ है। अगेन सामने से हमारा ऊ निकलेगा, तो यहां पर ऊ के बाद हमारा ऊ आ रहा है, तो ये हमारा बड़ा ऊ हो जाएगा। यहाँ पर ये इसके साथ मिलेगा, तो ये क्या बन जाएगा? ये धू बन जाएगा। तो सिन है ना, उसके बाद धू और मी, तो शब्द बन जाएगा सिंधूर्मी। क्या बन जाएगा बेटे? सिंधूर्मी शब्द निर्मित हो जाएगा। सिंधूर्मी शब्द निर्मित हो जाएगा। लघूर्मी और सिंधूर्मी शब्द निर्मित हो जाएगा। अच्छा, परफेक्ट आ रही है। अच्छा ठीक है, सिंदूर में शब्द हमारा निर्मित हो जाएगा। अब ये वाली कंडीशन हमारी हो गई है। अब कंडीशन ये है कि ऊ बड़ा बड़ा ऊ पहले आ जाए और उसके बाद छोटा ऊ हमारे सामने आ जाए, तो क्या स्थिति हमारी बन सकती है? तो यहां पर ध्यान देना है क्या, कि अगर बड़ा ऊ पहले आ जाए और उसके बाद छोटा ऊ आ जाए, तो भी अकह सवर्ण दीर्घ के अनुसार स्थिति जस की तस बनी रहेगी, वो दीर्घ ही हमारा हो जाएगा। उसमें कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं आने वाली है। उदाहरण आप लोग देखिए, उदाहरण आप लोग समझने का प्रयास करिए, बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आएगा। हाँ बताएंगे, रीनू बताएंगे, अभी बताएंगे बेटे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो जैसे उदाहरण में हम लोग यहां पर लिखने का प्रयास करें, वधु धन उत्सव, वधु धन उत्सव, वधु धन उत्सव लिखते हैं, तो विशेष कुछ प्रभाव पड़ना नहीं है यहाँ पर, जो कि तू स्थिति बनी रहेगी। यहाँ पर देखो ये ध है, और ध के साथ में हमारा ये ऊ लगा हुआ है। उसके बाद सामने से ये आपका छोटा ऊ आया, तो स्थिति क्या बनी हुई है कि ऊ के बाद ये बड़ा ऊ है, ये दोनों मिलकर के फिर से बड़े ऊ में ही बदल जाएंगे। ये ध इस ऊ के साथ मिलकर के धू बन जाएगा, पर मूल स्थिति क्या बनेगी? व धू त स व। तो शब्द बन जाएगा क्या? वधूत्सव शब्द हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। क्या बन जाएगा? वधूत्सव शब्द हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। मुझे सच्ची सच्ची बताओ, कैसा समझ में आ रहा है? कोई डाउट पड़ रहा है संधि में? किसी तरह की दिक्कत आपको आ रही है संधि में? बहुत बढ़िया, मुझे लग रहा है। हाँ। हम्म
बताइए, बताइए दोस्तों, समझाइए। बताइए, किस तरह का समझ में आ रहा है? सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन कैसे आएंगे? कैसे भी आ जाएं, आप आपका क्वेश्चन बचेगा नहीं। मजा आ रहा है, ठीक है। मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। चलो, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स और हैं जिनको हमको समझना है, जिनको हमको देखना है। अब इनको हम वन लाइनर में ही देखते हैं, अब ज्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड इसमें हमारी नहीं है। जैसे हम लिखें वधू धन उत्साह, जैसे हम लिखें वधू धन उत्साह, ये बहू का बहुत ज्यादा उत्साह है, दुल्हन का बहुत ज्यादा उत्साह रहता है कि भाई मेरी बारात आई है, मेरी बारात आ रही है, इस तरह की। हाँ, सब चीजें हो जाएंगी, आप चिंता मत करो, संधि विच्छेद भी आराम से हो जाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो विच्छेद करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, करके देखना आप। ठीक है, गच्छ समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो इसको देखो, जैसे यहां पर एक शब्द है चमू, धन उत्साह। चमू किसको कहते हैं? चमू, चमू कहते हैं सेना को, है ना। चमू जो होता है, चमू, चमू जो शब्द प्रयोग होता है ये सेना के लिए, फौज के लिए शब्द प्रयोग होता है, फौज के लिए ये शब्द प्रयोग होता है चमू। जैसे निशाचर चमू, जैसे कहा जाता है निशाचर चमू, तो ये आपका हो गया। उसके बाद आपका एक शब्द इसमें आप लोग और ऐड कर सकते हो, भूधन उपरी, भूधन उपरी, भूधन उपरी। ये तीनों के तीनों शब्द आप बनाओ और बताने का प्रयास करो कैसे हो जाएगा, बताओ। हाँ, तो वधूधन उत्साह, तो देखो यहां पर छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, यहां पर छोटा ऊ है, दोनों मिलकर के आपके बड़े ही बन जाएंगे। तो वधु तो जू का तू रह जाएगा, यहां पर त सा ह, तो वधुत्साह शब्द बन जाएगा हमारा। यहां पर देखो क्या है, चमू उत्साह, तो जू का तू शब्द बनेगा, यहां पर बड़ा ऊ है, छोटा ऊ है, अकार सवर्ण दीर्घ, चमुत्साह शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चमुत्साह शब्द हो जाएगा। और यहां पर देखो क्या है, भ है ना, भ है, और भ के साथ में बड़ा ऊ लगा हुआ है, साथ में हमारा यहाँ पर छोटा ऊ है। तो यहाँ पर एक चीज देखो आप लोग कि ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, बड़ा ऊ ही बन जाएंगे। ये कहेगा भाई तू हमसे गया ही कहाँ है, तू को दूर था। कहेगा, भाई दूर दूर कुछ नहीं है, ये मास्टर जी है ना राम जी, ये सब ऐसा काम करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा भू और सामने आ जाएगा परी। तो अगर वधूत्साह, चमूत्साह और भूपरी अगर समझ में आ गया है तो यानी कि आपको सब चीजें समझ में आ रही है। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, थोड़ा सा कई बार ना ऐसा लग सकता है कि जरूरी है, बट एक बात बताऊं मैं आपको, कक्षाओं में कई बार ऐसा लग जाता है कि यार बहुत पढ़ना पड़ रहा है, ये सब चीजें करनी पड़ रही हैं। बट मैं सच बताऊं, ये वाली जो फीलिंग है ना, जहां पर थोड़ा सा ऐसा लगता है, अजीब सी स्थिति होती है, ये वाली फीलिंग उस वाली फीलिंग से हजार गुना बेटर है जब पेपर में जाते हैं और देखते हैं यार ये हो नहीं रहा है। ठीक है, उससे हजार गुनी बेहतर है। और पेपर के बाहर जब निकलते हैं तो औरों के चेहरे खिले हुए देखते हैं, अपना मुरझाए हुए देखते हैं, उससे हजार गुना बेटर है। और जब पढ़ने के बाद भी नंबर नहीं आता, बस टाइम दिया और लगन से नहीं पढ़े और नंबर नहीं आता और माँ बाप रोते हैं, तो उससे तो करोड़ों गुना अच्छी स्थिति है कि थोड़ी सी स्थिति। पर आप ये चीज समझो कि अगर आपने पढ़ा और पेपर में वही सारी चीजें मिल रही हैं और तड़ा तड़ा आप करते जा रहे हो, फटाफट एक एक सेकंड में आपके एक एक नंबर बनते चले जा रहे हैं, और आपको लग रहा है भाई लगी पेपर में बैठते ही पता लग जाए कि नौकरी लग गई है, तो उसका मजा देखो, क्या मजा आता होगा उसका। तो घबराना नहीं है, हिम्मत से लगे रहना है। क्या होता है ना, जब निर्माण की प्रक्रिया रहती है ना, जब कोई चीज बनती रहती है, तो क्या होता है, उससे पहले वो कुछ नहीं होती। जब निर्माण की प्रक्रिया होती है तो ठुकाई पिटाई बहुत होती है। आप देखो लोहे का भी कोई पात्र बन रहा है, पहले कुछ नहीं रहता, फिर उसके बाद जब बन जाता है तो बड़ा सुंदर लगता है, बट बीच वाला जो प्रोसेस रहता है उसमें दिक्कत होती ही होती है। तो अभी निर्माण की प्रक्रिया चल रही है तो दिक्कत तो होएगी, उसको सहन करो, सहन शक्ति को बढ़ाओ, अपने एंड्योरेंस को बढ़ाओ, हिम्मत करके बैठे रहो, मन को समझाओ, अरे मन तन कागद का पुतला, है ना, बस तू लगा रहे, बस तू लगा रहे, सब चीज बढ़िया होगी। और अब अंत में अगर बड़े ऊ के बाद बड़ा ऊ आ जाए तो क्या स्थिति हमारी हो सकती है?
बड़े ऊ के बाद हमारा बड़ा ऊ आ जाए तो अगेन फिर वो बड़ा ऊ ही रहने वाला है, उसमें तो क्या ही परिवर्तन होगा, और किस तरह का परिवर्तन हमको उसमें देखने के लिए आपका मिल सकता है। तो उदाहरण क्या कहते हैं, उदाहरणों को थोड़ा सा देखिए और उदाहरणों को जानने का आप प्रयास करिए। जैसे हमने लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, भू धन ऊर्ध्व, आप ही बनाओ इसको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भू धन ऊर्ध्व, एक तो ये हमारा होता है, और एक इसमें हमारा और हो जाता है सरयू धन ऊर्मी। सरयू, सरयू धन ऊर्मी, ये दो एग्जाम्पल इसके जगत प्रसिद्ध माने जाते हैं, और ये वाला तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, भू धन ऊर्ध्व वाला, और इसके बाद हमारी दीर्घ संधि समाप्त हो जाएगी। हाँ सर, 6 क्लास तक कंप्लीट करवा दो संधि का टॉपिक, मैं तो आज ही खत्म कर दूंगा। बस कॉन्सेप्ट बताता जाऊंगा और बस आगे बढ़ता जाऊंगा। लोग 45-45 मिनट में की क्लास में संधि को खत्म कर देते हैं। हाँ, प्रत्येक के 4 उदाहरण दिया करो अंकित शर्मा जी, विचार तो यही रहता है। पर देखो क्या चीज है कि ये भी तो देखना है कि परीक्षा में कौन सा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। हाँ, अकह सवर्णे दीर्घः, तो ये नहीं ध्यान देना है कि क्या छोटा करना है बड़ा करना है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ उन चीजों को भी डिस्कस करना है जो परीक्षा की दृष्टि से जरूरी है। नहीं तो फिर पढ़ने ना पढ़ने का फायदा क्या है। हाँ चलो, तो यहां पर देखो क्या स्थिति बन रही है, क्योंकि अब मैं, देखो मैंने पहले आपको डेप्थ में पढ़ाया था, अब मैं और भी ज्यादा डेप्थ में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अब जो भीड़ होगी वो छट चुकी होगी सीईटी प्री से पहले। अब सब आप ही के जैसे लोग हैं जो सीईटी मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, सीईटी मेंस के लिए पढ़ रहे हैं या रोजगार बैच में पढ़ रहे हैं ग्रुप डी के लिए। तो भाई अब एक्स्ट्रा मेहनत लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा मेहनत नहीं लगाई तो सब आपके जैसे हैं, तो हो क्या पता आपकी जगह कोई और मेहनत कर रहा हो और आप केवल मतलब चीजों में रह जाएं। तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है भ, और उसके साथ में लगा हुआ है आपका ऊ, बड़े ऊ की मात्रा। अगेन आप ऊपर से देखो फिर बड़ा ऊ है, तो वही कंडीशन बन गई है जो हमको चाहिए थी कि ऊ के बाद यदि ऊ आ रहा है तो हमारा बड़ा ऊ ही हो जाएगा, अका सवर्ण दीर्घ, ये कहेगा हमारे साथ। बिल्कुल भाई साहब, तो यहाँ पर क्या बचा, भू, यहाँ पर ध्व, ये तो शब्द बन जाएगा भूर्ध्व। क्या बन जाएगा, भूर्ध्व शब्द हमारे पास बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, भूर्ध्व शब्द हमारे पास बन करके चल जाएगा। संधि में समय लगता ही है, संधि 10 से 12 क्लास में, 12 क्लास भी लग सकती है संधि को करवाने में। ठीक है, क्योंकि जरूरी है भाई ये सब चीजें, मैं मतलब इसमें अब अच्छा एक बात बताऊं, ये जो चीजें बताई जा रही हैं इनमें कैसे मतलब चीजों की कटौती की जा सकती है, नहीं होगी, बाकी हम समय को एडजस्ट कर लेंगे, आप चिंता मत करो। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सरयू लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमारा य है और य के साथ में हमारा ऊ है, और उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊ, बड़ा ऊ आ जाएगा। तो ये आप देखो ऊ के बाद ऊ आ रहा है, ऊ के बाद ऊ आ रहा है, तो यहाँ पर ये आपका बड़ा ऊ ही हो जाएगा, य इसके साथ मिलकर के अगेन यू ही बन जाएगा, तो सरयूर्मी, तो शब्द क्या बन जाएगा, सरयूर्मी शब्द बन जाएगा, सरयूर्मी। आज से पहले संधि आपको क्यों समझ में नहीं आई, क्योंकि इतनी गंभीरता से चीजों को पढ़ा और पढ़ाया ही नहीं गया है, इसीलिए चीजें समझ में नहीं आई कभी भी। हाँ ठीक है, हम्म, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया सागर। तो यहां तक की स्थिति आपको बता दी गई है, ये यहां पर दीर्घ संधि पूरी होती है, क्या होती है, दीर्घ संधि पूरी होगी, दीर्घ संधि क्या हो गई है, दीर्घ संधि आपकी कंप्लीट होती है यहां पर। बताओ यहां तक की स्थिति स्पष्ट है, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है। फिर मैं आपको चलता हूं गुण संधि की तरफ लेकर के, मजा आएगा आपको, गुण संधि में जाओगे ना, अभी मजा आएगा, नई नई चीजें सीखोगे तो मजा आएगा, इसलिए मैंने नए नए उदाहरण इस बार लाए हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको, आपने धाकड़ बैच में और आपने दंगल बैच में लगभग लगभग सेम सेम उदाहरणों को देखा था, बट इस बार क्या है, डिफरेंट ना, सेम सेम बट डिफरेंट, नो हनी नो मनी, है ना, गुड बॉय गोज टू हेवन, बैड बॉयज गो टू फेल्योर, है ना, जिंदगी को फेल हो जाते हैं। हाँ बताओ, ठीक है बताओ,
तो सेम सेम नहीं बट डिफरेंट, डिफरेंट डिफरेंट, सेम सेम बट डिफरेंट। ठीक है, क्लियर हो गया है। अब चलते हैं हम अपने वहीं पर जहां पर हम चीजों को छोड़ करके आए थे, किस पर, आपके गुण संधि के वहां पर। तो इसको नीचे ले लेते हैं जिससे अपने को कोई डाउट ना रहे किसी भी तरह का। हाँ, अरे भैया यहाँ पे आ जाओ आप, ये आ गया यहाँ पर। कहाँ चला गया भाई? हाँ, वो गायब तो नहीं हो गया है? हाँ 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 हाँ, ओके, ये है यहाँ पर। इसको यहाँ ले लेते हैं तो ये अपना आप सही हो जाएगा। ओके गाइस, तो हमने यहाँ पर देखा था कि गुण संधि में क्या होना है कि ए आ के बाद ई या ई आ सकता है, ए आ के बाद ऊ या ऊ आ सकता है, और री आ सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कंडीशन आप देख रहे हो साथ में कि इस तरह की स्थितियां यहाँ पर बनती जा रही हैं, इनके बाद ये, इनके बाद ये, इनके बाद ये। तो ये आपके हैं, तो ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। तो अगर ये स्थिति बन रही है तो हमारे गुण संधि के अंतर्गत आएगा। और आपको अब एक एक नियम को बहुत गंभीरता से देखना पड़ेगा। यहां पर नियम है कि ए आ के बाद यदि मिलकर, ए आ मिलकर बने ए ओ अर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर के ए बन जाएंगे। यदि क्या हो रहा है, ए आ के साथ में ऊ या ऊ आएगा तो दोनों मिलकर के हमारे क्या बन जाएंगे, ओ बन जाएंगे। और अगर ए आ के साथ हमारा क्या आएगा बेटे, ए आ के साथ हमारा री आ जाता है तो दोनों मिलकर के हमारे अर बन जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये तीन कंडीशन है। आइए इन तीन कंडीशंस को डिकोड करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले वाली कंडीशन कौन सी है? सबसे पहले वाली कंडीशन है ए या आ के साथ में ई या बड़ी ई का आ जाना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। तो यहां पर चार कंडीशन अगेन आपकी बनेंगी। पहली कंडीशन क्या होगी कि भाई हो सकता है अ के साथ में आपका ई आ जाए, या आपका सेकंड कंडीशन है कि बड़ा ई आ जाए, थर्ड कंडीशन है आ के साथ में ई आ जाए, और फोर्थ कंडीशन है कि आ के साथ में बड़ी ई आ जाए। तो कैसी भी कंडीशन हो, ये ए आ के बाद यदि ई या ई आ जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाता है। जैसे आप पहली कंडीशन के अ के साथ में ई, दूसरी कंडीशन अ के साथ में आपका बड़ा ई, उसके बाद चौथी कंडीशन आ के साथ में ई, और तीसरी कंडीशन आ के साथ में ई, और चौथी कंडीशन में आ के साथ बड़ा ई हमारा हो जाएगा। तो ये चार कंडीशन है। तो यहां पर क्या है, ए आ मिलकर बने ए ओ अर, है ना। तो ए आ जब ई या ई के साथ मिलते हैं तो ए ही आपके बनते हैं। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब एक बात आपको समझ लेनी चाहिए कि हर स्वर अपनी एक मात्रा रखता है। हर स्वर की अपनी एक मात्रा होती है। हर स्वर अपनी एक मात्रा रखता है। ए की कोई मात्रा नहीं होती। आ का डंडा होता है। ई की छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, उसके बाद ए की मात्रा। तो ध्यान रखना है, ए की हमेशा एक मात्रा होती है और आई की हमेशा दो मात्राएं होती हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या ध्यान रखना है कि ए हमारा बन रहा है, तो खेल किस तरह से पलटते हैं जिंदगानी में, उसको यहां पर समझिए। इस वाले एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं, और क्या वाकई में ए आ के साथ में यदि ई और ई मिलता है तो उससे ए का निर्माण होता है कि नहीं। ए ओ अर, ये आप इतनी बात याद रख लीजिए, उससे आपको तनिक भी प्रॉब्लम, तनिक भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, हाँ यही स्लाइड थी। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, जैसे अब इसमें उदाहरण मैं लेता हूं। आप कहोगे मास्टर जी झूठ बोल रहे हो, ऐसे तो नहीं होता है। मैं कहा भाई मैं सिद्ध कर सकता हूं। आप उदाहरण देखो, उदाहरण में स्थितियां बहुत अच्छे से आपको स्पष्ट हो जाएंगी। तो उदाहरण में अगर आप यहां पर देखते हो, जैसे मैं लिखता हूं देव धन इंद्र, बहुत सरल है। देव धन इंद्र, बहुत ध्यान से समझना और बहुत ध्यान से देखने का प्रयास करना। यहां पर देखो क्या है, ये व लिखा हुआ है, व। तो व में क्या है, आपका व है, और व के साथ में अ छुपा हुआ है कि नहीं? हाँ बोलोगे हाँ जी। उसके बाद मैं यहां पर लिखता हूं कि इसके सामने है ई, इसके सामने आया ई। तो ए आ के बाद ई या ई आने से वो ए में बदल जाते हैं। तो यहां पर ये जो कंडीशन थी पहले वाली, अ के साथ में ई आया, तो यहां पर ये दोनों मिलकर के क्या बन गए, आपके ए बन गए। यहां पर ये व क्या कहेगा कि भाई मुझे साथ ले लो, ये कहेगा ठीक है।
तो व को ए पूरा करेगा और व की क्या मात्रा होती है, एक मात्रा होती है। तो हमारे पास यहां पर अब क्या बच जाएगा, तो यहां पर तो बच गया द, इस व ने इस अ के व में से अ निकला, ई के साथ मिलकर ये सारा खेल हो गया, वे बन गया। क्या बन गया, वे, है ना। वे मत मानना इसको, इसको वे मानना। और यहां पर इंद्र, तो शब्द क्या बन गया, दे, उसके बाद वे और उसके बाद इंद्र। देवेंद्र शब्द हमारा निर्मित हो गया है, देवेंद्र शब्द हमारा बन गया है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। और एग्जाम्पल देखो, और एग्जाम्पल समझने का आप लोग प्रयास करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। शुरुआत में चीजों के एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे समझना चाहिए। और क्योंकि इस बैच में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार संधि को पढ़ रहे हैं, तो हमको हर किसी तरह के बच्चे का ध्यान रखना है। जो एडवांस लर्निंग कर रहा है वो भी, और जो प्राइमरी लर्निंग कर रहा है वो भी। लर्निंग को अधिगम कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। जैसे बाल धन इंदु बनाना एक बार, बाल धन इंदु, बाल धन इंदु, बाल धन इंदु। तो इंदु किसको कहते हैं, इंदु कहते हैं बालेंदु शशिशेखराम, है ना, बालेंदु शशिशेखराम। बहुत सुंदर भगवती की स्तुति की जाती है ना। यस्यो रसे ब्यालराट, कभी सुनाएंगे आपको श्लोक वगैरह, थोड़ा सा मुझे विस्मृत हो रहा है, पर बहुत अच्छा है। हाँ, नहीं, हमारा छोटा भाई है, हमारी छोटी बहन है। हाँ, छोटी बहन का तो हमारे ब्याह हो गया है। हाँ, बहुत बढ़िया मनीषा, मनीषा बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर देखो क्या है, ये बाल लिखा है, बाल, बाल कहते हैं किसको, छोटे को, है ना। और इसके साथ में अ लगा हुआ है, सामने से उतरेगा ई, तो अ के बाद ई आ रहा है, तो भिन्न स्वर हो गया, तो ये बन जाएगा ए। ये ल इस ए के साथ में मिल करके क्या बन जाएगा, ले बन जाएगा, ले बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, बा ले दू, तो बालेंदु शब्द बन जाएगा। बाल कहते हैं बच्चे को और इंदु कहते हैं चंद्रमा को, तो छोटा सा चंद्रमा, है ना, छोटा चंद्रमा बालेंदु कहलाए। बालेंदु शशिशेखराम, कि भगवती के मस्तक पर बालचंद्र शोभायमान हो रहा है। कौन, बालचंद्र शोभायमान हो रहा है, ऐसे ही बालेंदु शशिशेखराम। ऐसे ही भगवान शंकर के मस्तक पर दोज का चांद जो होता है, द्वितीया का जो चंद्रमा होता है, बारीक सा दिखता है, वो चंद्रमा शोभायमान हो रहा है। जिसको भगवान शंकर के दर्शन करने की इच्छा हो, वो दोज का जो चांद होता है, एकांत में बैठ करके और नियम से हर दोज को, महीने में 2 बार दोज आती है, चंद्रमा को देखने का प्रयास करे और निरंतर ध्यान करे, तो धीरे धीरे वही आकृति आपको दिखने लग जाएगी, भगवान शंकर का दर्शन होना शुरू हो जाएगा कि ये चंद्रमा यहाँ पर जटाजूटधारी भगवान शंकर के मस्तक पर है। आपको मैं एक बात बताता हूं, इस दुनिया के सबसे सफल गृहस्थी के रूप में यदि किसी को देखा जाता है तो वो शंकर जी को देखा जाता है। सबसे सुंदर और सुखद गृहस्थी किसकी है, शंकर जी की है। क्या है, शंकर जी खुद इतने बढ़िया हैं, उनकी घरवाली उनसे भी 2 कदम आगे है, उनके लड़के कार्तिकेय जी और गणेश जी जगत प्रसिद्ध हैं और अपनी विनम्रता और अपने गुणों के कारण जगत में प्रसिद्ध हैं, और सब उनका कहना मानते हैं, सब भगवान का भजन करते हैं, सब मतलब भजन करते हैं। और आपको मैं एक बात बताऊं, भगवान शंकर के बारे में एक चीज कही जाती है, गूज बम्स आ जाएंगे आपको, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके, कि भगवान शंकर निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। ये बात समझनी चाहिए, इसका बहुत रहस्य है। एक बहुत अच्छी बात आपको बताता हूं, तो भगवान शंकर दिन भर क्या काम करते हैं, भजन करते रहते हैं। दोपहर में पार्वती जी को कहते हैं कि कुछ भोग प्रसाद खुआओ देवी, तो वो भोग प्रसाद होता है। शाम के समय कैलाश में शाम के समय कैलाश में, महात्माओं की बताई गई बात है, शाम के समय कैलाश में पूरा परिवार साथ बैठता है और श्री राम जय जय राम का कीर्तन होता है, और भगवान शंकर उसमें उन्मत्त हो जाते हैं। भस्म, चिता भस्म धारण करते हैं अपने शरीर पर, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, बड़ी बड़ी जटाएं, घुटनों तक नीचे, घुटनों तक, घुटनों से भी नीचे तक जटाएं जाती हैं जमीन तक, और वो बंधी रहती हैं, जटाजूट बना रहता है। और जब मदमस्त होकर के भगवान शंकर नृत्य करते हैं तो वो जटाएं खुल जाती हैं, और जटाएं जब खुल जाती हैं, ऐसे ऐसे जब करते हैं, ऐसे ऐसे, तो जटाएं घूम घूम करके फट
फट ऐसे ऐसे शरीर पर लगती हैं, और वो जो चिताभस्म है, वो चिताभस्म गिरती है, तो उस चिताभस्म को मस्तक पर लगा लगा करके जो देवता हैं, बड़े बड़े ऋषि महर्षि हैं, वो अपने आप को पुण्यशाली समझते हैं। आप सोचो, इस समय मदमस्त होकर के भगवान शंकर नाचते होंगे, और ऐसे खटाखट जटाएं लगती हैं पूरे श्रीअंग पर, बटापट ऐसे, तो क्या छवि होती होगी उनकी, बहुत सुंदर वो लगते होंगे। हाँ ना, ये श्री राम जय जय राम पर वो नृत्य करते हैं। जैसे अब आपको मैं अब अन्य शब्द दे रहा हूं, अंत्य धन इष्टि बनाओ, बहुत अच्छे शब्द हैं, अच्छे अच्छे शब्द जिसको कहते हैं, अंत्य धन इष्टि। हाँ हाँ, देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, ये सब बहुत रहस्य की बातें हैं। ये जो दिखता है ना कि गणेश जी का सिर काट दिया गया और हाथी का लगा दिया गया, ऐसा था वैसा था, ये सब इतने गहरे रहस्य हैं जो एक आम आदमी के भीतर श्रद्धा को जगाने का काम करते हैं, परंतु ये रहस्य ब्रह्मांड के जटिलतम रहस्यों की गुत्थी को सुलझाते हैं। जब इनके रहस्य को समझा जाता है तब पता लगता है। ऐसे तो गाल बजाती रहती है दुनिया, राजनीति चलती रहती है, बट ऐसे ही बिना जाने किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। तो अंत्य धन इष्टि हो जाएगा, अल्प धन इच्छा हो जाएगा, अल्प धन इच्छा, अल्प धन इच्छा हो जाएगा, है ना, अल्प धन इच्छा हो जाएगा। उसके बाद उपधन दिष्टा हो जाएगा, उपधन दिष्टा, उपधन दिष्टा हो जाएगा। उसके बाद आपका गज धन इंद्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गज धन इंद्र हो जाएगा, गज धन इंद्र। और उसके बाद आपका मम धन इंद्र हो जाएगा, मम धन इंद्र कह सकते हो, मम धन इतर, ये शब्द आपके बन जाएंगे। इनको बनाने का प्रयास करो। अंत्य धन इष्टि बताओ क्या बन जाएगा। तो आप यहां पर देखो, हाँ जी रीनू बता, हाँ आप रीनू आपके प्रश्न का जवाब दूंगा, चलते हुए याद दिलाना क्लास से बाहर। तो आप देखो यहां पर य के साथ में क्या है, य के साथ में अ है, सामने है ई, दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, ए बन जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, अंत्य, और यह अपना आपको पूरा करेगा ए के साथ में, तो अंत्येष्टि शब्द बन जाएगा। बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, अंत्येष्टि शब्द बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, अंत्येष्टि। तो अंतिम में ना जो दाह संस्कार होता है उसको अंत्येष्टि कर्म कहते हैं। अंतिम जो किसी व्यक्ति का एक शब्द होता है अंत और एक शब्द होता है अंत्य। तो अंत शब्द का अर्थ क्या होता है, अंत शब्द का अर्थ होता है समाप्त, और अंत्य शब्द का अर्थ होता है अंतिम, लास्ट। तो किसी के लास्ट जो राइट होते हैं, लास्ट जो राइट्स होते हैं, जिसको अंतिम संस्कार कहा जाता है, उसी को अंत्येष्टि कहा जाता है। और अंत्येष्टि जो होती है इसको बहुत गंभीरता से, हाँ बहुत, जी अंकित शर्मा जी, बहुत गंभीरता से इसको करना चाहिए। और औलाद जो आदमी पैदा करता है वो उसका सबसे प्रधान कारण है कि मृतक कर्म कोई नहीं करना चाहता किसी का भी। तो अपने जो बड़े हैं, जब हमारा समय आएगा या कुछ भी होगा, हमारे दादा हैं या उनसे बड़े हैं या माता पिता का भी कभी समय आएगा, तो औलाद को मूलतः इसलिए पैदा किया जाता है कि वह अंत्येष्टि कर्म, पितृ कर्म जो होता है, मरने के बाद की जो क्रियाएं होती हैं, उनको अच्छे ढंग से निभा सके, उनको अच्छे ढंग से निभा सके। अब यहां पर आपने एक चीज देखी होगी, लड़का पैदा करने की चाह रहती है, तो लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल भी, है ना। एक चीज और कही गई है कि 10 पुत्र समो कन्या, कि 10 लड़कों के बराबर एक लड़की को माना गया है, और 10 कन्या समो तरु, एक पेड़ को 10 लड़कियों के बराबर माना गया है, यानी कि एक पेड़ इक्वल टू 100 लड़के। इतनी महत्ता एक वृक्ष की और एक लड़की की बताई गई है। परंतु लड़का जो आप देखते हो, लड़का पैदा क्यों करना चाहता है आदमी, तो उसका प्रधान कारण यह है कि अभी देखो लड़का और लड़की बड़े हो गए, लड़की शादी करके कहां चली जाती है, अपने ससुराल में चली जाती है। तो चाह कर भी वह वो कर्म नहीं कर सकती, मृतक कर्म या पितृ कर्म नहीं कर सकती, क्योंकि वो अपनी गृहस्थी में बिजी है। ठीक है, या तो ऐसा हो कि लड़कियों की भी शादी ना हो, और शादी नहीं होगी तो फिर सृष्टि कैसे चलेगी। तो लड़की चली जाती है अपने घर में, और उस मृतक कर्म को करने के लिए, पितर कर्म को करने के लिए फिर एक पुरुष की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये मूल बात है, ये मूल बात है, ऐसा ऐसा बात बताई जाती है। हाँ ये मूल बात है, ये मूल बात है, इसीलिए आवश्यकता पड़ती है, इसलिए लोग इस बात को कहते हैं। पर अब तो कुछ ऐसा नहीं रह गया है, लड़कियां भी इस चीज को करती हैं, अगर वो अपने घर में है तो वो करती हैं इस बात को।
तो अलग सी स्थिति है। अल्प धन इच्छा, तो अल्प में देखो यहां पर क्या है, अ है और उसके बाद यहां पर हमारा ई है, तो यहां पर आप यहां पर देखो क्या है, अल्प है ना, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, ए, तो अल्पेच्छा शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अल्पेच्छा। ऐसे ही आप यहां पर क्षमा चाहता हूं, यहां पर हमारा क्या है, यहां पर हमारा है अ, और उसके बाद यहां पर देखो क्या है, हाँ नहीं उपदिष्टा तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, इस एग्जाम्पल को हटा दो यहां से, क्योंकि इसमें ये एग्जाम्पल हटा दो, आप इसको बाद में देखेंगे। हाँ हाँ, नहीं उपदेष्टा नहीं होगा, वो नहीं हो पाएगा। हाँ ठीक है, तो यहां पर देखो गज इंद्र, तो यहां पर अ है उसके बाद ई है, दोनों मिलकर के ए बना देंगे। तो यहां पर गज जो है, ज जो आधा हो गया था वो क्या बन जाएगा, गजेंद्र बन जाएगा। और यहां पर मम, तो मम में अ है सामने ई है, दोनों मिलकर के ए बन जाएंगे, तो ये ममे हो जाएगा, ममे, और यहां पर बन जाएगा तर, ममेतर, ममेतर ये बन जाएगा, ममेतर शब्द हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। उपदेष्टा, उपेष्टा, उपद्रष्टा ये नहीं बनेगा, इसको ध्यान रखना चाहिए और इसको अच्छे से समझना चाहिए, उपदिष्टा नहीं। तो ये आपका ये एग्जाम्पल हो गए। अब हम इसको कल आगे कंटिन्यू करेंगे, कहां से, यहां से कंटिन्यू करेंगे, और कल कोशिश करेंगे कि हम इन तीनों को फिनिश कर लें, इसको फिनिश कर लें, इसको भी कर लें और इसको भी। तो कल गुण संधि को पूरा करने का हम लोग प्रयास करेंगे। आशा करता हूं आपको सब चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हाँ हाँ, मैं कल की पीडीएफ के लिए बोल देता हूँ, कल की पीडीएफ के लिए मैं बोल देता हूँ। ठीक है, हाँ अब बताओ रीनू, क्या बता रहे थे। हाँ देखो, मैंने एक चीज बताई थी कि आज के समय में क्या स्थिति है कि हमारा खान पान बड़ा अजीब है, खान पान हमारा बहुत अजीब सा माना जाता है, बड़ी अजीब सी स्थिति रहती है। तो एक रोग होता है शरीर में जो मल द्वार में हो जाता है, जिसको अर्श का रोग कहा जाता है, पाइल्स जिसको कहते हैं। तो यदि किसी को अर्श का रोग हो गया है और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो एक हमारे पास 100 साल पुरानी आयुर्वेद की पुस्तक है, मैं आयुर्वेद में भी इंटरेस्ट रखता हूँ अपने पिताजी की वजह से, बहुत अच्छा लगता है मुझे आयुर्वेद के बारे में भी और जड़ी बूटियों के बारे में भी। तो एक एक पेड़ होता है बबूल का, एक होता है कीकर का। कीकर जो होता है ना वो थोड़ा छोटा होता है, और वैसे लोग समझते हैं बबूल और कीकर एक होता है। बबूल थोड़ा बड़ा पेड़ होता है, पेड़ के जैसा होता है, ये कीकर एक तरह से झाड़ी जैसा होता है। तो उस पर बांदा लगता है, बांदा, कीकर का बांदा, मतलब कि पेड़ पर ही अलग से पेड़ खड़ा हो जाता है। वो ऐसा है कि वो पेड़ में से ही निकला रहता है, कोई बीज लग के जमा हुआ नहीं रहता है, वो पेड़ में से ही निकलता है, वो पेड़ में से ही निकलेगा, उस झाड़ी में ही निकला हुआ दिखाई देगा। तो बांदा, उसके वो कैसा रहता है कि उसके पत्ते ऐसे रहते हैं, बांदा ज्यादातर कैसा रहता है, किसी भी पेड़ पर रहता है तो वो पेड़ का रोग माना जाता है एक तरह से। तो उसके पत्ते गहरे हरे रंग के होते हैं, चमकदार, और आम के जैसे पत्ते उसके होते हैं। तो किसी भी अच्छे दिन में प्रार्थना करके, औषधियों को प्रणाम करके और उसको उतार लावे, और उस बांदे की जो लकड़ी है, थोड़ी सी कोई लकड़ी है, उस लकड़ी को किसी एक उसमें धातु के बक्से जैसे में बंद करके, और यदि बांध दिया जाता है पेट पर, है ना, कमर में बांध दिया जाता है, तो अर्श का रोग ठीक होने लगता है और फिर जीवन में कभी नहीं होता है। ये एक वैद्य का अनुभूत प्रयोग है, और काफी लोग इससे, मतलब किसी ने बताया था सिरसा साइड में काफी वो मिलते हैं। हाँ, हेयर फॉल वगैरह के बारे में नहीं है, मेरे को यही पता है। हाँ हाँ, जिसकी शादी नहीं होती है उसको मुक्ति कैसे मिलती है, उसके घर वाले करते, मुक्ति, मुक्ति तो किस, शादी करने ना करने से मुक्ति का कोई प्रयोजन नहीं है, शादी करने ना करने से मुक्ति का कोई प्रयोजन नहीं होता है। अरे भाई, तुमने मेरे को वैद्य समझ लिया है क्या। आओ पियो मौज रखो, वेट बढ़ भी जाएगा घट भी जाएगा, खुश रहो, ये टेंशन। मोमोज वगैरह, ये जो चाउमीन बर्गर वगैरह है, इनको थोड़ा सा कम खाया करो। हाँ, बाकी और रोगों के लिए वैद्यों से मिले, ये मेरे को पता था तो मैंने बता दिया। हाँ, श्वास रोग, अगर किसी को श्वास रोग हो गया है तो एक काम करे, 1 चम्मच शहद, ध्यान से, अगर किसी को सांस की परेशानी है, दमा है, किसी को अस्थमा है, तो 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच बांसा होता है जिसको कहते हैं बांसा, अड़ूसा, काड़ा बांसा, उस काले बांसे के पत्ते को लाओ, पीस करके उसका रस निकाल लो, 1 चम्मच वो, और 1 चम्मच अदरक का रस, ये तीनों चीजों को संभाग मिलाओ
और उसको रोज लेना शुरू कर दो, थोड़े दिन में श्वास का रोग साफ हो जाएगा और अस्थमा इत्यादि भी साफ हो जाता है उससे। ठीक है, और गाल हो जाते हैं लाल गच। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिए। इसी अच्छी बात के साथ इस क्लास को फिर आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, बाय।